हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेएनजी मैथमेटिक्स के इस नए चैनल में और नए चैप्टर के साथ। आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ाने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या होती है। देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट्स स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड और एंगल। ये क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स है उसकी एक ब्रांच है, और जो ट्राइंगल होता है उसकी साइड और एंगल के बीच में है जो रिलेशन होता है उसको स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है। ठीक है, तो चल के हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स के बारे में जानेंगे। एक चीज़ होती है राइट एंगल ट्राइंगल, आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे हम। राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स देखो कैसा होता है। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होता है? मतलब जिसका एक एंगल कैसा हो? राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्या हो? 90 डिग्री। ओके, चलो ठीक है, समझ गया। एक और बना लेते हैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3। ट्राइंगल में ऑब्वियसली 3 ही साइडें होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है। अब सबसे पहले जो ये बड़ी वाली लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, और हिंदी में इसी को क्या देते हैं हम? क्या? कर्ण। क्या देते हैं? कर्ण। हिंदी में भी समझते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और इसकी ये अभी बची 2 साइड है। ठीक है, अब इसको हम बेस भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं वो हम बता रहे हैं बाद में। ठीक है, और इसको भी हम या तो परपेंडिकुलर कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो हमने अगर ये वाला एंगल लिया, एंगल ये लिया, मान लो ये एंगल है थीटा, तो हम थीटा के साथ इस एंगल के साथ अगर स्टडी करेंगे तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये वाली साइड जो है हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। हमेशा हमेशा एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, कौन सी? अपोजिट साइड, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या कहलाती है? बेस। क्या कहलाती है? बेस। अब हम इस बेस को ना कह के हम इसको एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडजेसेंट साइड, और बेस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो एंगल की अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर साइड भी कह सकते हैं और अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो बेस होता है इसको हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। ओके, इतना समझ लो। अगर अब यहां ये थीटा एंगल न मान के अगर हम यहां थीटा एंगल मान लें तो ध्यान रखना हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम, बट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो ये बन जाएगा अपना बेस। क्या बन जाएगा? बेस। ठीक है, अब हम इतना हो गया, जान लिया। अब हम क्या करते हैं, जब ये है ही हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ये साइड्स जो है, अब हमने सोचा कि इनके हम रेशियोज को कुछ नाम दें। क्या दें? रेशियोज को कुछ नाम। मान के चलो हम इनके रेशियोज को कुछ नाम, सबसे पहले इनमें कितने रेशियोज बनेंगे बना लेते हैं। चल देखते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहला रेशियो बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब दूसरा बनाओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो पहला रेशियो मेरा बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा रेशियो बनाते हैं अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बनाते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब दो रेशियो बन गए, कौन कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तीसरा रेशियो बनाते हैं अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन रेशियो बन गए, अभी और रेशियो भी बन सकते हैं, हाँ। अब इनका अपोजिट भी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी बन सकता है, एक बन सकता है, और हाइपोटेनस अपॉन बेस भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक बन सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 6 से ज़्यादा रेशियोस नहीं बन सकते, इससे ज़्यादा रेशियोस नहीं बन सकते। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक बन गया, ठीक है। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस ये बन गया। फिर क्या बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बन गया। फिर क्या बनाया हमने, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये बन गया। फिर क्या बनाया अपन ने, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये बन गया। फिर क्या बनाया अपन ने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो, इससे ज्यादा रेशियो अब बना के चेक करना, बनेंगे नहीं, ठीक है। तो इतने बनाए हमने। अब हमने सोचा इनको कुछ नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कुछ नाम। तो हमने क्या दिया, चलो इसको बोल देते हैं क्या, साइन। क्या बोल देते हैं, साइन। इसी तरह इसको बोल देते हैं कॉस, इसको बोल देते हैं टेन। अब और इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉसेक, इसको बोल देते हैं हम सेक, इसको बोल देते हैं हम कॉट। ये नाम दिए गए, ठीक है। अब इस नाम देने की वजह क्या हिस्ट्री है, वो आगे देखना, ठीक है। अब इतना समझ लो। अब हमने एंगल कौन सा लिया था, ये थीटा, तो ये थीटा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, थीटा। अगर यहाँ एंगल फाइव होता तो फाइव लगा, मतलब एंगल कुछ भी हो, लेकिन रेशियोस तो यही रहेंगे ना, एंगल कुछ भी हो, रेशियो चेंज नहीं होने वाला। ओके, एंगल कुछ भी हो, रेशियो चेंज नहीं होगा। इतना समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। जब हमने समझा, ठीक, ये समझ लिया। अब इसके आगे चलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। इनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपने देखी होगी। इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती हैं वो होती है कौन कौन सी, थीटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एंगल की, राइट, तो वो क्या होती है, 0, 30, 45, 60, 90, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं। अब हम इनकी निकालेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू। वैसे आपने एक टेबल देखी होगी, उसमें लगी हुई कि जो थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू, मान लो ये थीटा है, ये उनकी वैल्यू है, थीटा इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतनी डिग्री, इतनी डिग्री, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू। आपने टेबल बनी हुई देखी होगी किताब में कि हाँ साइन थीटा यानी कि साइन जीरो, साइन जीरो वैल्यू कितनी देखी हमने, 0 देखी, ठीक है। ऐसे देखी होगी साइन 30 की वैल्यू 1/2 देखी होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 देखी होगी। अब हम देखते हैं ये चीज़ आती कहाँ से है, ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब हम इतना जानने के बाद सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू सीखेंगे। क्या सीखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू। हाँ, थोड़ी एक चीज़ और जान लेते हैं, उसके बाद में स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें ध्यान आ रहा है, हमने रेशियोस में एक चीज़ देख रहे हैं, देखने में आ रही है हमें, क्या आ रही है कि अगर जब हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया तो साइन आ रहा है, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किया तो कॉस आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि साइन का उल्टा है, यानी कि अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, क्या है, कॉसेक। तो हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं अभी। मान के चलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, हाइपोटेनस। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवीजन कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, किससे, परपेंडिकुलर से।
ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हमने दोनों को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया। जब हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर तो कैंसिल, इनकी बन गया, क्या बन गया, 1। तो 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब देखो ये वाली चीज, तो ये कौन सी चीज है, अरे भैया यही तो है कॉसेक थीटा। क्या है, कॉसेक थीटा। तो क्या हो गया, प्रूव भी हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव भी हो गया कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा किस तरीके से होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब समझ गए ना आप लोग। तो ये प्रूव भी हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पहली चीज ये हमने देखी, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है, इसको मैट देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं, तो हमने एक चीज तो निकाल ली, क्या कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब कैसे होता है ये हमने अभी आपको बताई। तो इसी तरह क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। देखो ना आप, देखो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइट है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो उल्टा हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हमने एक चीज भी सीख ली, हमने सबसे पहले रेशियो सीखे कि रेशियोज कितने बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6, जो कि ये रहे। तो ठीक है, तो और कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब हमने इसमें एक चीज और देखी कि साइन का अपोजिट क्या होता है, सेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ये तीनों चीजें देख ली। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम एक चीज और कर सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला और डेवलप कर सकते हैं। क्या, हमें एक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, हम एक फॉर्मूला हम और डेवलप कर सकते हैं, वो क्या, टेन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टेन थीटा की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू किसकी होती है, टेन थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करें कि ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर दो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस कर सकते हैं ना, हाँ कर दिया। तो अब ये चीज क्या हो गई, ध्यान से देखो, ये क्या है और ये क्या है, अरे भैया ये साइन है और ये कॉस है। तो यहां से एक चीज और निकल के आई कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। क्या होता है, अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ओके, ठीक है। अब जब इतनी चीज निकल के आई तो हमने एक चीज देखी है कि टेन कॉट का उल्टा होता है, किसका, टेन कॉट का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ओके, ये चीज भी निकल के आ गई। हमने कितनी चीजें सीखी, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, किसको हम बेस कहते हैं, किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब 3 साइड्स होती हैं, उनके रेशियो सीखे। ट्राइंगल के कुल कितने रेशियोज निकले हमने, जो ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं, अगर उनके रेशियोज जो हमने बनाए तो वो कुल कितने निकले, 6। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल कितने होते हैं, 6। ओके, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। ये चीज देख ली हमने। अब हमने देखा कि साइन थीटा किसका अपोजिट है, कॉसिक का। ठीक है,
और कॉस थीटा किसका है, सेक का, टेन थीटा क्या है, कॉट का। इससे अब हमने एक चीज और फॉर्मूला डिजाइन किया है, क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कहाँ से होता है ये चीज हमें निकाल के बताइए, ठीक है। अब टेन कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। चलो एक फार्मूला और पढ़ लेते हैं, चलो बाद में पढ़ेंगे वो फार्मूला। अब हम इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू सीखेंगे। क्या सीखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना। हमने देखी होगी एक टेबल्स, क्या देखी, टेबल बनी होती है बुक्स में स्टैंडर्ड वैल्यू की, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कैसी बनी होती है, हमने देखा ऐसी कोई एक टेबल बनी होती है जिसमें यहाँ थीटा होता है, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। ये किसकी वैल्यू, एंगल हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू है, एंगल्स। फिर हमने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। हमने ऐसी टेबल देखी होगी। अब इनमें हम वैल्यू देखते हैं, कौन कौन सी वैल्यू होती हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, ऐसी टेबल होती है जिसमें हमने देखा है कि साइन थीटा, इनकी साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, 2/√3, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। ये चीज हमने देखी होगी। तो आपने इस तरह की स्टैंडर्ड वैल्यू की कुछ वैल्यूज देखी होंगी, ठीक है। जैसे हमने देखा है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सॉरी क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये चीज़ हमने बुक्स में लिखी, लेकिन हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। ये चीज़ कहाँ से आती है, इसको मैटो हटो, हम निकालते हैं। क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, साइन की। चलो निकालते हैं साइन की वैल्यू। हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, इनकी सेम होती हैं। जैसे मान के चलो इस साइड है ये ए, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ भी क्या है, ए है, इसकी लेंथ भी ए है, और इसकी लेंथ भी ए है। इसमें घूमेंगे हम, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दूं ए, बी और सी। अगर हम इसमें बीच में यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ना इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये इतनी साइड कितनी बन जाएगी, a/2। क्या बन जाएगी, a/2, और ये साइड क्या बन जाएगी, a/2। अब हम बीच की साइड निकाल सकते हैं, बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक हमने फॉर्मूला सुना होगा कि अगर कोई, अब ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक फॉर्मूला लग जाता है, हमने देखा होगा, क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ठीक है, अब हम जानते हैं, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, कौन कौन सा, ये डी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी में आ जाते हैं। ठीक है, ए बी डी। ठीक है, आप इतना तो पता है कि ये भी 60 है, और अब जब हमने यहाँ ये भी 60 था, ये भी 60 था, तो ये कितना बचा? इतना सिर्फ 30 बचा कि नहीं बचा? ये वाला भी 30 बचा, क्योंकि ये 60 था और ये 60 है ही। अब हम ये बीच वाले 60 निकाल लिए, तो बीच वाले 60 निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो हाइपोटेनस है, क्या हाइपोटेनस, वो क्या है? ए, और जो परपेंडिकुलर है वो तो हमें पता नहीं, वो तो निकालना ही है। और जो बेस है, क्या बेस क्या है? a/2। ए तो ये पूरा है, इतना ही तो सिर्फ बेस है इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो हम कौन सी थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर? वो पाइथागोरस थ्योरम। देखो लगाते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? ए, तो ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बेस स्क्वायर की जगह क्या है? सॉरी, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है पता ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे ही रहें, तो प्लस बेस स्क्वायर कितना है? a/2, तो a/2 का स्क्वायर यहाँ कर दो, हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब ये वैल्यू अगर प्लस की है, हम इसको इस साइड ले आते हैं, तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान के सॉल्व करेंगे, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर गया तो कितना बचा? 3a स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? 4। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पे स्क्वायर है, अगर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आएगा? रूट। क्या आएगा? रूट। ठीक है, हटाओ, इस पे लाओ रूट, 3a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब हम a पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? ए पे स्क्वायर है, तो ए से स्क्वायर का रूट हो जाएगा खत्म, तो यहाँ बचेगा a। ठीक है, अब ये 4 है, अगर 4 पे से अगर रूट हटाओगे तो क्या बचेगा? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ बचा 2। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई? √3a/2। तो ये जो वैल्यू है कितनी है? √3a/2। इतनी चीज़ हमने समझ ली। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं sin 30 की वैल्यू। किसकी? sin 30 की वैल्यू। ठीक है, इतना ये वाली साइड निकालने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं sin 30 की वैल्यू। नोट करनी हो कर सकते हो। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलो इसको साफ कर देते हैं। देखो sin 30 तो हम कौन से एंगल में, कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में, इसी वाले ट्राइंगल में काम करते हैं। किसमें? ट्राइंगल ए बी और डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक है, अब sin 30 की वैल्यू निकालिए, लेकिन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा, यानी कि थीटा की जगह क्या है? 30। क्या है? 30। तो sin 30 यानी कि क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin थीटा की जगह क्या है? 30। तो 30 के हिसाब से इसमें परपेंडिकुलर क्या है? a/2। क्या है?
क्योंकि अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या है, a/2 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, a। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a से a खत्म, क्या बच्चा, 1/2। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हमने एक चीज देखी होगी, sin 30 का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है। तो यहां से ये भी प्रूफ होता है कि कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/1, यानी कि 2। तो दो वैल्यूज निकालनी हमने, एक sin 30 की, एक cosec 30 की। ठीक है, आप इसी तरह से cosec 30 की भी वैसे निकाल सकते थे। अब निकालते हैं sin 45 की वैल्यू कितनी, sin 60 की निकाल लेते हैं, बाद में sin 45 की निकालेंगे। ठीक है, ओके। sin 60 की वैल्यू निकालते पहले हम, sin 60। ठीक है, तो इसमें 60 एंगल कौन सा बनना है, यानी कि साइन थीटा वाला क्या तो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा चेंज। अब ये वाला परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, थीटा के जो अपोजिट है वो होता है परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या है, √3a/2 अपॉन हाइपोटेनस, तो वही a है। तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आया, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। ठीक है, अब हमने एक चीज और देखी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, अपोजिट, क्योंकि 2/√3। सिंपल सी बात, ओके। ठीक है, अब हम 90 और 0 की वैल्यू बाद में समझेंगे, किस तरीके से समझनी है। ठीक है, अब आते हैं 45 की वैल्यू, इसकी 45 की। देखो 45 की वैल्यू समझने के लिए, 45 की वैल्यू समझने के लिए हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा, दूसरा। अब देखो, मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, बट कैसा है, अगर ये 90 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका ये वाला एंगल भी 45 कर दिया, और ये तो ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। क्यों, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। अगर ये 45 तो ये 45। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब हम 45 की वैल्यू निकालेंगे इस वाले एंगल से, देख किस तरीके से निकलती है। अब हम क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे, मान के चलो अगर ये A है तो ये भी तो A होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों जो एंगल हैं वो कैसे, इक्वल है। कैसे, इक्वल। तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हाइपोटेनस की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। परपेंडिकुलर क्या है, a स्क्वायर, बेस क्या है a, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटा होगा, इस पे क्या आएगा, रूट। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2a हो जाएगा, क्योंकि a पे स्क्वायर था, रूट से a होगा, खत्म। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, √2a, √2a वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, a, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, √2a। a से कट गया, क्या बच्चा, 1/√2। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होता है,
कॉसिक, तो कॉसिक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/1, यानी कि √2। हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली, देखो sin 30, sin 60 और sin 45। इसी के साथ साथ हमने cosec 30, cosec 60 और cosec 45 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब इसी तरीके से आप cos की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसकी, cos की। जिस तरीके से हमने इसी तरह से tan की, इसी तरीके से cot की। देखो tan तक निकालनी है, बाकी की अपोजिट कर दो, वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, क्या करना है, होमवर्क, ठीक है, कि स्टैंडर्ड्स जो वैल्यू हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसको कर देते हैं साफ। अब इसकी कल हम ट्रिक्स भी बताएंगे, क्या बताएंगे, ट्रिक्स, किस तरीके से इनको याद करना है वैल्यूज को, ठीक है। आज का जो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल बताएंगे बाकी की चीज़ें। ओके, थैंक यू।